दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अमन। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया था। उसी क्लास को हम लोग अब आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पहले आक्रमणकारी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा, जो कि तुर्क आक्रमणकारी था। पहला अरब आक्रमणकारी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और दूसरा जो था उसका नाम था महमूद गजनवी। इन दोनों को पढ़ने के बाद अब जो हमारे पास अगला तुर्क है उसका नाम है मोहम्मद गोरी है ये मोहम्मद गोरी। तो अब हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मोहम्मद गोरी था कौन? मोहम्मद गोरी भी एक तुर्क आक्रमणकारी था जिसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन गोरी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन गोरी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन गोरी। तो इसने किया क्या? ये भी जैसे तुर्क आक्रमणकारी आया महमूद गजनवी, उसी की तरह ये भी आया। ये भी भारत पर आधिपत्य करना चाहता था। तो शहाबुद्दीन मोइजुद्दीन गोरी इसका पूरा नाम है। पहला जो युद्ध हुआ, पहला आक्रमण जो इसने किया, पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पे किया। किस पे किया? मुल्तान पर हुआ पहला आक्रमण। 1175 में इसने मुल्तान पर किया और मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान जो कि पाकिस्तान में है। हालांकि उस समय पर पाकिस्तान नहीं था, उस समय तो पूरा भारत था। लेकिन इसने क्या किया? मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को इसने जीत लिया और वहां पर इसने अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद इसकी जो नज़र थी, चालुक्य वंश का एक राजा था जिसका नाम है भीम सेकंड। चालुक्य वंश का राजा जिसका नाम था भीम सेकंड। 1178 में इसने यहां पर आक्रमण किया। लेकिन जो भीम सेकंड था, इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तो इसको ये बोल सकते हैं कि पहला आक्रमण तो इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया और मुल्तान को जीत लिया। लेकिन जब इसने 1178 में दूसरी बार ये आया और इसने आक्रमण किया चालुक्य वंश पर, भीम सेकंड के साथ इसकी लड़ाई हुई थी 1178 में, ये हार गया। इसकी हार हुई थी पहली आबू पर्वत के पास। क्या किया? आबू पर्वत के पास इसकी पहली पराजय हुई थी 1178 में। तो हम लोग इस चीज को समझते हुए चलेंगे पूरी क्लास में
कि देखिए सन बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यही आता है। कोई ये नहीं पूछेगा कि जन्म के बाद उसने क्या किया, कैसे बड़ा हुआ, क्या खाया क्या पिया, ये सब कुछ नहीं पूछता है। जो भी बेसिक क्वेश्चन एसएससी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर मेडवल हिस्ट्री से कुछ उठाएगा तो वो ऐसे ही क्वेश्चन उठाएगा कि पहले तो सारे सन पूछेगा कि भाई सन क्या क्या थे, किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें पूछेगा। थोड़ी बहुत हो सकता है कि किस जगह पर पूछ लेगा। हिस्ट्री का यही एक नियम है कि कब और कहाँ, अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू वाले, तो वह सिर्फ यही पूछेगा कहाँ और कहाँ और कब। क्यों को वो थोड़ा सा पीछे रख देगा, वो यही पूछेगा कहाँ हुआ था, मतलब जगह का नाम, जैसे आबू पर्वत, पहली पराजय इसकी कहाँ हुई, आबू पर्वत के पास, किससे हुई, चालुक्य वंश का राजा था भीम सेकंड, कब हुई, 1178 ईस्वी में। लेकिन क्यों हुई ये नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको इस चीज से मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप यूपीएससी लेवल पे जाओगे, जहाँ पे आंसर राइटिंग का सिस्टम होता है, वहां पर ये जरूर पूछ लेगा कि इसके बारे में एक समरी दीजिए, क्या हुआ था। तो क्या हुआ, 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया और ये मुल्तान पर इसने आक्रमण किया और मुल्तान को इसने जीत लिया। सेकंड आक्रमण इसने क्या किया 1178 में भीम सेकंड के ऊपर। तो भीम सेकंड ने आबू पर्वत के पास इसको भारी पराजय दी, भारी पराजय। और इसने पाकिस्तान में ही एक जगह पेशावर, पेशावर को इसने जीत लिया। क्या किया, पेशावर को जीत लिया। 1189 में इसने पेशावर को जीता और पेशावर को जीतने के बाद फिर ये चला गया, कुछ टाइम के लिए ये चला गया और उसके बाद फिर ग्यारह सौ पचासी में इसने सियालकोट पर आक्रमण किया और सियालकोट को भी जीत लिया। जीतने का रीजन ये होता था क्योंकि ये बड़ा ही क्रूर टाइप का था, इसको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इसको सिर्फ जीतने से मतलब हुआ करता था। तो इसने क्या किया, सियालकोट को जीत लिया। सियालकोट जो है मान लीजिए भारत का नक्शा है, ठीक है, सियालकोट इस जगह पर है, यहां पर इसने जीत लिया। अब इसकी क्या मर्जी थी, 1186 में 1186 में 1186 में इसने लाहौर जीता, सियालकोट जीता, फिर इसने लाहौर जीता। लाहौर यहां पर है, ये पहले इतने में ही खेलता रहा, समझे। 1186 में हम लोग यहां पर देखेंगे,
तो 1185 में इसने सियालकोट जीता। फिर उसके बाद 1186 में इसने लाहौर पर आक्रमण किया और लाहौर को जीत लिया। पहले यह पूरा अखंड भारत हुआ करता था, तो क्या हुआ कि इसने फिर यहाँ पर आकर के 1186 ईस्वी में लाहौर को जीत लिया। यह कोई बादशाह नहीं था, इसने कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया था कि हाँ इसको बादशाह कहा जाए। ये सिर्फ एक लुटेरा था, इसने सिर्फ लूटा और लूट करके यहाँ से भागता रहा। 1186 में इसने क्या किया, यहाँ तक की लूट कर ली। अब 1186 तक तो ये यहाँ तक आ गया। अब इसकी इच्छा थी कि ये क्या करे, ये जो हिस्सा है जिसको कहा जाता है राजस्थान, ये चाहता था राजस्थान जीतना। यहाँ का जो हिस्सा है राजस्थान को, ये यहाँ को जीतना चाहता था। लेकिन उस समय राजस्थान में एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिसका नाम आप सब जानते हैं, जिसका नाम था, हम लोग यहाँ लिखेंगे, पृथ्वीराज सिंह चौहान। यहां पर राज करते थे पृथ्वीराज सिंह चौहान। और ठीक इसी जगह पर यहां पर दिल्ली थी, और ये हिस्सा उत्तर प्रदेश का लगता है अभी भी। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज। कन्नौज में उस समय राजा जयचंद, कन्नौज में उस समय राजा जयचंद का उस समय राज चल रहा था। स्टार्टिंग में तो पृथ्वीराज सिंह चौहान और जयचंद बहुत अच्छे दोस्त थे, ऐसी बात नहीं। जो बताया गया ना कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी, दुश्मनी तो बाद में हुई थी। शुरुआत में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की हुई है कि क्या हुआ था कि इन दोनों के साथ दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के युद्ध लड़ते थे। तो 1186 में जब ये लाहौर तक आ गया मोहम्मद गौरी, तो इसकी नज़र पड़ी राजस्थान में। ये चाहता था कि मैं यहाँ से लेकर के फिर पूरे उत्तर भारत में इधर अपना हमला करके वहाँ से जीत लूँगा। उसमें बीच में दिल्ली भी आती है। और उस समय पृथ्वीराज सिंह चौहान का राज चल रहा था राजस्थान में, और कन्नौज में राज था जयचंद का। इसने क्या किया, लाहौर पे आया और उसके बाद इसने 1191 में एक जगह है भिंड, भिंड के पास तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच। 1191 में पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का पहला युद्ध हुआ। यह क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा पूछा जाता है, हर तरीके के एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो आपका रेलवे का हो, वो आपका एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, ठीक है, या कोई दूसरा बैंक का हो, आर्मी वगैरह का हो, एयरफोर्स का हो। ये वाला जो क्वेश्चन है कि प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, तो वह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, किसको लेकर के हुआ था, राजस्थान को लेकर के हुआ था। मोहम्मद गौरी राजस्थान पर आधिपत्य करना चाहता था, लेकिन वहां पर राज कर रहे थे पृथ्वीराज सिंह चौहान, जिनको हम लोग राय पिथौरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान का एक नाम और भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
राय पिथौरा। 1191 में जब इसने भिंड पर आक्रमण किया और भिंड पे इसने तराइन का पहला युद्ध लड़ा, तो तराइन के पहले युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज सिंह चौहान ने इसको हरा दिया बहुत बुरी तरीके से। और एक बार नहीं, ये कई बार पृथ्वीराज सिंह चौहान से हारा। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने इसे कई बार बंदी बनाया, और बंदी बना करके ये होता है ना कि हिंदू राजाओं में एक चीज ये बहुत बहुत देखी गई है कि ये अपने स्वाभिमान को बहुत ज्यादा मानते हैं। ये इनकी तरह चालाकी नहीं करते, इनकी तरह धोखा नहीं देते हैं। इनका ये कहना है कि अगर लड़ाई हुई है, लड़ाई होने के बाद आप हार गए हो, तो क्या करते थे कि कहते थे ठीक है जाओ, हम तुम्हें फिर से जीवन दान देते। इन्होंने पृथ्वीराज सिंह चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार जीवन दान दिया, लेकिन भैया मोहम्मद गौरी जो था वो था तो कुत्ते की दुम। कहते ना, कुत्ते की दुम को अगर 12 साल नली में रखो और उसके बाद 12 साल बाद उसको निकालो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी होगी। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान इन्होंने कई बार मोहम्मद गौरी को बख्शा, कहा कि ठीक है तुम जाओ कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी सुधरा नहीं। और उसके बाद 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। कारण क्या था, दूसरी बार मोहम्मद गौरी का भारत आना और पृथ्वीराज सिंह चौहान को के साथ युद्ध करना। इसका कारण था जयचंद। कौन था, जयचंद्र। जयचंद्र का कारण यह था, जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। तो संयोगिता जो थी वो पृथ्वीराज सिंह चौहान को प्रेम करती थी। संयोगिता पृथ्वीराज सिंह चौहान को प्रेम करती थी। तो जयचंद ने क्या किया, जब जयचंद को यह मालूम चला कि मेरी बेटी जो है पृथ्वीराज सिंह चौहान को प्रेम करती है और उसे शादी करना चाहती है, तो पहले तो जयचंद और पृथ्वीराज सिंह चौहान अच्छे दोस्त थे, कई लड़ाइयां इन्होंने साथ में लड़ी। लेकिन जब पृथ्वीराज सिंह चौहान को राजा बनाया गया दिल्ली का, उसमें दिल्ली पर राज कर रहे थे पृथ्वीराज सिंह चौहान, तो दिल्ली का जब राजा बनाया गया तो जयचंद ने का कहना था कि मैं भी भाई राजा बनूंगा। कन्नौज का ये राजा था, इसने कहा मुझे भी इसमें हिस्सा दीजिए, क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज सिंह चौहान का फैमिली रिलेशन था, पारिवारिक संबंध था कुछ। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान को, लेकिन राजा तो एक ही हो सकता था। क्या हुआ, जयचंद को उस चीज से तो थोड़ा सा नाराजगी थी। उसके साथ साथ क्या हुआ, पृथ्वीराज सिंह चौहान की संयोगिता जो थी जयचंद्र की बेटी, उसको पृथ्वीराज सिंह चौहान से प्रेम हो गया और वो पृथ्वीराज सिंह चौहान से चाहती थी शादी करना। तो लेकिन जयचंद का क्या कहना था, जयचंद ने एक स्वयंवर रचा। स्वयंवर में क्या होता है कि ऐसे कई रियासतों के, राज्यों के, देशों के राजा ऐसे बैठे होते हैं और जो कन्या होती है वो यहाँ से निकलती है और निकल करके जिस भी राजा को पसंद करेगी उसके गले में हार डाल देगी और उस राजा के साथ उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन संयोगिता तो भाई पृथ्वीराज सिंह चौहान से प्रेम करती थी, और जयचंद ने खिसियाट में क्या कर रखा था पृथ्वीराज सिंह चौहान को नीचा दिखाने के लिए अपने महल के गेट पर पृथ्वीराज सिंह चौहान का पुतला खड़ा कर दिया था दरबार बनाकर। संयोगिता से यह भी नहीं देखा कि संयोगिता ने क्या किया कि स्वयंवर में दौड़ती हुई गई और पृथ्वीराज सिंह चौहान के पुतले में हार डाल करके, वरमाला डाल करके पृथ्वीराज सिंह चौहान को उसी समय अपने पति के रूप में इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पृथ्वीराज सिंह चौहान को जब ये पता चला कि संयोगिता ने मेरे पुतले में हाथ डाल करके मुझे अपना पति स्वीकार कर लिया, भाई ये तो पता ही था दोनों को एक दूसरे को, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान ने राजपुताने धर्म का पालन किया। राजपुताने में ये होता है, अगर लड़की राजी है तो लड़का जा करके उसको उठा कर वहाँ से, मतलब ला करके उसका अपहरण करके उसके साथ शादी कर सकता है और उसको कोई रोक टोक नहीं की जाएगी।
तो उसने पृथ्वीराज सिंह चौहान ने तो यही किया, वो गए और उन्होंने संयोगिता को उठाया और लेकर के चले आए और संयोगिता से शादी कर ली। इस बात की किसियाहट और जयचंद के अंदर आ गई, राज्य भी नहीं मिला, बिटिया भी चली गई, बेइज्जती हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो जयचंद ने क्या किया, जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुला लिया और क्या कहा कि जाओ तुम पृथ्वीराज सिंह चौहान के ऊपर हमला कर दो। और इस हमले में क्या हुआ, पृथ्वीराज सिंह चौहान की 1191 के हमले में क्या हुआ, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी की हार हो गई, हार हो गई। ये इन्हें अपने साथ लेकर के चला गया और वहां पर कई सारी चीजें हैं, वहां पर ये सारी चीज हुई तो हार हो गई। और जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज सिंह चौहान को अपने साथ वहां लेकर के चला गया अपनी राजधानी, तो वहां पर पृथ्वीराज सिंह चौहान जी को एक कला आती थी जिसको कहते हैं शब्द भेदी बाण। क्या कहते हैं, शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ आवाज सुन करके, पृथ्वीराज सिंह चौहान की अगर आंखें बंद कर दी जाए तो ये सिर्फ आवाज सुन करके उस व्यक्ति पर निशाना साध सकते हैं और उसको हरा सकते हैं, उसको मार सकते हैं। तो ये कला इनके अंदर थी। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि भाई हम ये तुम्हारी कला देखना चाहते हैं, और यही एक तरीका था कि पृथ्वीराज सिंह चौहान को सबके बीच में ला करके और वहां पर उनकी हत्या करवा दी जाए। तो मोहम्मद गौरी कुछ यहाँ पर बैठा हुआ था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर चल रहा था खेल, पृथ्वीराज सिंह चौहान ये थे। तो जब युद्ध चल रहा था पृथ्वीराज सिंह चौहान की, इन्होंने क्या की थी, गर्म सलाखों से दोनों आंखें फोड़ दी थी, दोनों आंखें पृथ्वीराज सिंह चौहान की फोड़ दी थी। तो चंद्रवर दाई इनके राज्य के भी हुआ करते थे, पृथ्वीराज सिंह चौहान के पृथ्वीराज के कवि थे जिनका नाम था चंद्रवर दाई, चंद्रवर दाई। ये कवि के साथ साथ बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर जिसको बोलते हैं, जो हाथ वाथ देख करके, मत्था वत्था देख करके ग्रह नक्षत्र के बारे में पता करता है। तो चंद्रवरदाई को इन सब चीज़ों का बड़ा ज्ञान था। चंद्रवरदाई ने ये देख भी लिया था कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है, और उन्होंने पृथ्वीराज सिंह चौहान को बता भी दिया था। लेकिन नीति को कोई टाल नहीं सकता, और जयचंद की वजह से पृथ्वीराज सिंह चौहान जब फंस गए वहाँ पर, तो जब लेकर के गए, चंद्रवरदाई ने एक लाइन कही, एक कविता बोली, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान, मत चूको चौहान। ये लाइन चंद्रवरदाई की है। चंद्रवरदाई ने वहीं पर ये लाइन बोली। ये चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज सिंह रासो, एक चंद्रवरदाई की पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, काफी फेमस पुस्तक है, ठीक है। ये भी समझते चलिए कि चंद्रवरदाई की पुस्तक क्या नाम था, पृथ्वीराज रासो। इन्होंने ये बात बोली, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। इसका मतलब यह था 4 बांस की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की 4 बांस की दूरी है, जिसको हम लोग 24 गज भी बोल सकते हैं, ठीक है। उन्होंने देखो लंबाई चौड़ाई भी बता दी। अंगुल अष्ट प्रमाण, तुम्हारे जिस हाथ से तुमने धनुष पकड़ रखा है उसी हाथ के अंगूठे को सामने रख करके और उसी को प्रमाण मानते हुए ऊपर की तरफ एक निशाना मारो
मतलब अंगुल उष्ट प्रमाण ता ऊपर चौहान। जो अंगुल उष्ट है मतलब ये जो अंगूठे का ये जो हिस्सा होता है इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर चौहान बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पर चौहान बैठा हुआ है। और मत चुको चौहान, पृथ्वीराज सिंह चौहान ने एक तीर चलाया और मोहम्मद गौरी खत्म। और उसके बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन मोहम्मद गौरी ने उससे पहले जो 1192 का युद्ध हुआ तो 1193 में दिल्ली का राजा बना और इसने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। और एक चीज कहते हैं ना कि मगरमच्छ किसी का साथी नहीं होता है। मगरमच्छ बंदर का भी साथी नहीं हुआ। जबकि बंदर ने इतनी अच्छी दोस्ती निभाई थी मगरमच्छ के साथ। वो हम लोग स्टोरी बचपन में सुनते नहीं थे कि मगरमच्छ आता है पानी में तो बंदर उसको खाने के लिए अंगूर वगैरह कुछ देता है, फल वगैरह देता है। और एक दिन मगरमच्छ की बीवी गई थी, ये जो बंदर इतने मीठे फल खाता है उस बंदर की उसका दिल कितना मीठा होगा। तो क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी था ये तो मगरमच्छ था और बंदर कौन था, मोहम्मद गौरी। स्टोरी से समझते जाइए, सारी स्टोरियां ही हम लोगों को सिखाएंगे आगे चल के, आगे क्या हमेशा सिखाती रहेंगे। मोहम्मद गौरी ये था मगरमच्छ और जयचंद जो था ये था बंदर। मोहम्मद गौरी मगरमच्छ था और जयचंद था बंदर। लेकिन वहां पर तो बंदर ने उस बार कहानी में थोड़ा चालाकी कर ली, लेकिन ये बंदर इस बार चालाकी नहीं कर पाया और 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ाई हुई और जयचंद की हार हो गई। जयचंद को भी मार दिया। ससुरा इतना मूर्ख था। ठीक है, तो जयचंद ने क्या किया, जयचंद को मोहम्मद गौरी ने हराया और उसकी हत्या कर दी। किस सन में, 1194 में। और उसके बाद जब पृथ्वीराज सिंह चौहान ने मारा था मोहम्मद गौरी को, तब सन हो रहा था, ऐसी बात नहीं, काफी टाइम तक मोहम्मद गौरी ने इनको बंदी बनाकर रखा था। तब हो रहा था 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। कब, 1206 ईस्वी में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। इससे पहले मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब ये मरने वाला था तो उससे पहले ही इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पदवी जो थी, जो गद्दी थी, पदवी जो जिसे बोला जाता, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका था मोहम्मद गौरी का असिस्टेंट था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी संभाली और संभालने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना की। किसकी, गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। किसके बाद, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद। मोहम्मद गौरी जब मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया और यहाँ से वंशों की स्थापना होती है। और यहाँ पर गुलाम वंश की सबसे पहले स्थापना होती है। गुलाम वंश का होता है स्लेव डायनेस्टी,
मतलब इस वंश में, इस गुलाम वंश का मतलब ये आप समझ सकते हो कि राजा का बेटा राजा यहाँ नहीं बना। यहाँ राजा का जो गुलाम था, जिसे ये लोग खरीद के लाया करते थे, जैसे एक जो बड़ा ही क्रूर शासक हुआ, उसका नाम था खिलजी करके था। क्या नाम था उसका, खिलजी का? जो भी हो, अभी थोड़ी देर बाद उसको बताएंगे, अभी याद नहीं आ रहा। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक में और मोहम्मद गौरी में दिमाग अटका हुआ है। गुलाम वंश की स्थापना हुई यहाँ पर। गुलाम वंश में सभी गुलाम ही राजा बने, किसी का बेटा राजा नहीं बना। हाँ, एक ऐसा आया था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया सुल्तान, वो बनी थी। कुछ टाइम के लिए वो बने हुए थे, क्या बोलते हैं उसको, सुल्तान बनी, लेकिन उसके बाद उनको वो भी हट गई, फिर बाद में दूसरे लोग बने। तो यहाँ तक मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली। इसके बाद हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। हम लोगों ने इस वाली क्लास में मोहम्मद गौरी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अगली क्लास में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।